कल की प्रॉब्लम जो करवाई गई थी उसमें जरा सेक्शन 37 का वो एक डिलीट कर दिया गया ना, रजिस्ट्रेशन जो उसमें दिया गया है ना। क्यों डिलीट किया गया पता है? हम इसको कहाँ लगा है? पहले वो भी था अब बताओ इसको कहाँ लगा है? हम्म, हम्म, इसीलिए उसको हाँ। हाँ वो देखिए, सेक्शन 34 35 36 के अंतर्गत अगर वो नहीं आता है, कोई भी नहीं आता है, तो वो सब इररिलेवेंट होंगे। अपवाद है उसमें। अगर उन अपवादों में आएगा, दो अपवाद है, दो अपवादों में आएगा तब फिर वो सुसंगत हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर वो सुसंगत में विसंगत ही होगा, क्योंकि 34 35 36 ये, हाँ, ये 37, हाँ ये 37 जनरल रूल है। और वो जो है स्टेब्लिश्ड लॉ है, जैसे रेस जुडिकाटा है 34 में। 37 पहले था ये, 43 में था पहले। 37 का बी। तो अभी सिनॉप्सिस लिखना 105 की ना। 104 का हो गया होगा ना। हम्म। ये कुछ चार नहीं हुआ था पूरा। कहाँ तक हुआ तुमको ये बताओ, तो बताओ फिर। अच्छा, यहाँ तक होता है। बढ़े तो है, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम है। हाँ वो अभी नहीं, सब कुछ होता है, वो अभी फीवर है हमको लगता है, वो आज जाके दिखाएंगे फिर। फीवर शाम में रहता है ना, असल में दिक्कत ये है। अभी जाके दिखाना आज फिर। आज एक हफ्ते हो भी गए ना। एक लिख लो, ड्यूटी टू प्रोड्यूस बेस्ट एविडेंस। सर्वोत्तम साक्ष्य प्रस्तुत करने का कर्तव्य।
प्रस्तुत करने का कर्तव्य 104 में है। सबूत के भार की जो अवधारणा होगी वो किस पे होगी? सबूत के भार की अवधारणा, अवधारणा मतलब सब प्रिजम्पशन एज बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगी? हाँ? सबूत का भार जो होता है कैसी अवधारणा है? हाँ? फैक्ट, नहीं, रिब्यूटेबल है या इर्रिबुटेबल? रिब्यूटेबल है, खंडनीय है। खंडनीय मतलब उसका खंडन किया जा सकता है। ठीक है। इसके 5 नियम है, सबूत के भार के 5 नियम है, जो सबूत के भार के 5 नियम है। पहला ये है कि धारा 104 से 119, यही तक था ना आप लोगों का? तो 104, 105, 106 और 107, 108, ये 4 है आपके। 5, 5 रूल्स ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ। 5 रूल्स, 5 नियम, यानी 104, 5, 6, 7, 8। हाँ। फिर इसके बाद अपवाद 104 में है, ये आपके। और किस में है? 105 में कितने अपवाद हैं? ए, एक भी नहीं है ना, 104। सिविल में होता और क्रिमिनल में होता, ये तो पता ही है। दीवानी के मामलों में सिद्धि बार ओनस प्रोबेंडी इन सिविल केस। दीवानी के मामले में सिद्धि बार, ये भी हेडिंग डाल देना। और फिर आपराधिक मामलों में सिद्धि बार ओनस प्रोबेंडी इन क्रिमिनल केस। आप बस हेडिंग बनाते चलो ना। हाँ, ओनस प्रोबेंडी इन सिविल केस, ओनस प्रोबेंडी इन क्रिमिनल केस। सिविल मामलों में सिद्धि का भार, आपराधिक मामलों में सिद्धि का भार। इसमें एक मैगजिम है, EI, इनकम्बिट क्वी डिसिट नॉन निगेट। हाँ, क्या मतलब है इसका? प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान क्या होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? जो कि डिनाई करता है, स्वीकार करने वाले पर होता है। 105 में आइए। 105 में शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत के भार को स्थानांतरित करना। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत के भार को स्थानांतरित करना। दूसरा है चेक के अनादर की दशा में सबूत का भार, बर्डन इन प्रोसिक्यूशन ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक।
इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, चेक वाले मैटर में? चेक वाले मैटर में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? हम्म, बैंक से क्या लेना देना? बैंक से क्या लेना देना है? सोचो यार क्या हो, किसके ऊपर सोचना थोड़ा से, ऐसा नहीं बोल देना। प्रतिवादी पे होगा। ठीक कि आपने चेक क्यों दिया था, तो कहा साहब आपने ऋण के लिए, ऋण में उठा इसलिए दिए थे, तो उसको साबित करना होगा ना कि आप बाउंस क्यों हुई। तो वादी तो यहाँ पे लाएगा ना, क्योंकि उसका, उसको दिया गया था बेचारे को, उसका बाउंस हो गई। अरे, प्रतिवादी पे होगा, ठीक है। सेक्शन 106। 106 में कुछ है नहीं। 107। 8 इनको तो छोड़ दे ना। 116 पे आइए आप लोग। इधर इधर इनको बस एक एक खाली पढ़ लेना, इसमें कुछ है नहीं डिटेल। 116 में आइए। हम्म। 110 में क्या, जरा देखो तो। 110 क्या है? 110 कुछ लग रहा है, इम्पोर्टेंट लग रहा है कुछ? हम्म। पढ़ाए थे ना। प्रिजम्पशन, मृत्यु की अवधारणा किसमें है? जीवित रहने की अवधारणा और मृत्यु की अवधारणा। हम्म। और विशिष्ट संबंधों में अवधारणा है। हाँ, इसमें ऐसा करो, इसमें चार वो बना लो, चार कॉलम बना लो, वैसे ऑब्जेक्टिव सुमेलित करने वाला। या हाँ, एमसीक्यू टाइप में है, क्योंकि यहाँ पे मेंस में नहीं लग रहा है, कभी कभी साथ में आता है। पहले बनाओ। ये उदाहरण संबंधित है। विशेष, विशेषता ज्ञात तथ्य। लिखो पहले, स्पेशली विद इन फैक्ट, स्पेशली विद इन नॉलेज ऑफ पार्टी। पहले लिखो, सेक्शन अभी मैच कर, विशेषता ज्ञात तथ्य, पहले वो लिखो। पढ़े भी हो ना तो खुद याद रखना, फिर उसके बाद अभी कल प्रॉब्लम में भी किए होगे। हाँ, प्रिजम्पशन ऑफ सर्वाइवरशिप, उत्तर जीवित होने की अवधारणा। प्रिजम्पशन ऑफ सर्वाइवरशिप। फिर प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, मृत्यु की अवधारणा। कितने हो गए, चार हुए? स्वामित्व के सबूत में भार का, सबूत का भार, यानी स्वामित्व का सबूत।
ओनरशिप, प्रूफ ऑफ ओनरशिप। हो गया। चलिए इसको, एक है प्रूफ ऑफ गुड फेथ। प्रूफ ऑफ गुड फेथ, सद्भाव का सबूत। मैच करो, हो गए चार पांच। मैच करो कौन कौन सेक्शन में जा रहा है। तेरह, चौदह। ठीक। 15 में क्या है? हैं? हम्म। 115 में कुछ बात बताई थी मैंने। 1 मंथ है ना। हम्म। इसमें 104, 5 अच्छे से पढ़ना, बाकी तो पढ़ लेना बस प्री के लिए। हाँ, यहाँ रहता ही रहता है प्री में। 116 में आइए अब। 116 में दो कॉन्सेप्ट है इसके, यानी कि प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी, है ना। इसमें दो बातें हैं। पहला ये है कि विधिमान विवाह के कायम रहते हुए, और एक दूसरा पार्ट जो है आफ्टर तलाक। हम्म। या डिसोल्यूशन, यानी मैरिज, विवाह का भंग होना। तो पहली पोजीशन में क्या होता है कि जो विधिमान विवाह के कायम रहते हुए है, तो ये कौन सा प्रूफ होगा? कॉन्क्लूसिव प्रूफ होगा। कॉन्क्लूसिव प्रूफ, निश्चायक सबूत क्या है? यानी कि इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है। और दूसरी बात जो है वो, विवाह विच्छेद के उपरांत माता के अविवाहित रहते हुए 280 दिन के भीतर शिशु का जन्म, ये भी उसी में है, क्योंकि दो पूरा सेक्शन ही आपका क्या है? कॉन्क्लूसिव प्रूफ है। तो चाहे पहले वाली सिचुएशन हो चाहे बाद वाली सिचुएशन, दोनों सिचुएशन में बच्चे के जन्म को लेकर, उसकी लेजिटिमेसी को लेकर, उसकी औरसता को लेकर, उसकी वैविधिक वैधता को लेकर प्रश्न नहीं खड़ा किया जाएगा। ये इसका सीधा सा, इंग्लिश लॉ में और इंडियन लॉ में थोड़ा से कंट्रडिक्शन है दोनों में। जैसे हम लोग 280 दिन बोलते हैं, अगर मान लो प्री में उसने 280 दिन ना देके महीने दे दिया, चंद्रमास दे दिया, हफ्ते दे दिया, तब क्या करोगे? अब चंद्रमास अगर उसने 10 दे दिया, हफ्ते उसने 40 दे दिया, और महीने उसने 9 दे दिया, 280 दिन नहीं दिया उसने।
तब कौन सा ऑथेंटिक होगा इसमें? ऑथेंटिक। नहीं, 40 सप्ताह 280 दिन हो जाएंगे। 7 चौक 28, है ना? एक्यूरेट वो भी आता है। और 10 चंद्रमास। चंद्रमास समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाँ, लूनर। लूनर मंथ, वो भी। तो 10 भी सही है, 40 भी सही है। ठीक है। महीने वाला गड़बड़ रहता है 280, इसीलिए सिर्फ 280 दिन लिखा। 280 दिन के भीतर। वो चंद्रमास में भी हो सकता है कुछ, हो जाए गड़बड़। सप्ताह में नहीं हो सकता। 28 की फरवरी पड़ गई तो उसमें भी नहीं गड़बड़ हो, सप्ताह में भी नहीं गड़बड़ होगा, ये महीने में गड़बड़ हो सकता है। इसलिए महीना यहाँ पे काउंट नहीं। चलिए, तो यहाँ पे ये बात जो समझनी है वो ये समझनी है कि जो बच्चे का जन्म विवादित हो गया है, उसके बारे में अगर कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं दिया जाता तो समस्या क्या क्या आती, बात यहाँ पे खड़ी होती है। लॉ को इसको क्लियर करने का जो मतलब मकसद था, जो मतलब था, वो यही था कि अगर पहली चीज तो ये कि अगर इस तरह की चीजों को रोका नहीं गया तो हर वैवाहिक जीवन में समस्याएं क्रिएट होती रहेंगी। हर बच्चे पे उसके वैधता और अवैधता को लेके प्रश्न चिन्ह खड़ा होता रहेगा। बच्चे को उसके पेरेंटल जो ये गार्जियनशिप जो होती है उससे वंचित करना हो जाएगा, और माता के चरित्र पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इसलिए इस चीज को सुनिश्चित कर दिया गया है कि शादी वैवाहिक स्थिति के दौरान जो भी बच्चा होगा वो उस माता पिता का होगा जिनसे विवाह हुआ है। और 280 जो दूसरा पार्ट है वो ये कहता है कि आफ्टर डिसोल्यूशन जो है वो भी 280 दिन में अगर बच्चा होता है डिसोल्यूशन के दिन से, तो ये माना जाएगा कि वो बच्चा उसी पैरेंट। ठीक। तो मुस्लिम लॉ में थोड़ा सा डिफरेंट है, वहां पे 6 महीने से लेके 2 साल तक का रहता प्रोविजन। यानी इस दौरान भी अगर बच्चा पैदा होता तो ये माना जाएगा कि उसी फादर का है। 2 साल। उसका कॉन्सेप्ट मुझे देखना है क्या है उसका। उसमें वो जो 3 3 महीने का गैप होता है ना, उस रीजन से वो दिया गया है कि जैसे मान लो 2 महीने बड़ा टेंशन में रहा, तलाक बोल दिया, नो एक्सेस, तलाक बोल दिया, क्योंकि तलाक बोलने के बाद नो एक्सेस हो जाता है ना? अब बता, तीसरे महीने में यस बोल दिया, एक्सेस हुआ, सर्टेनिटी नहीं है। फिर अगले महीने फिर गुस्सा हो गया, फिर बोल दिया, फिर 2 महीने चला गया, फिर तीसरे महीने में एक्सेस हुआ। तो इसलिए उसको करके 2 साल तक एक्सटेंड किया गया है कि हो सकता है कि बीच में जब रिलेशन सही हुए हो तो हो सकता है कि बच्चे का अस्तित्व हो गया हो, तो इसलिए उसको 2 साल तक लिया जाता है। ठीक है। वो इस रेफरेंस में है, वो 6 महीने से 2 साल तक है। हाँ। तो जैसे शादी के बाद अगर 6 महीने में बच्चा हो जाता है तो भी वो, हाँ,
क्योंकि तो यहाँ पे इसी चीज को कभी कभी जैसे देखने में भी थोड़ा से वो लगता है ना, तो ये इसमें ये होता है, इसका जो तर्क दिया गया था कि भाई, कि अगर जैसे मान लो 4 महीने पहले शादी हुई और 5वें महीने में बच्चा हो गया, 7वें महीने में बच्चा हो गया शादी के, तो प्रश्न चिन्ह तो खड़ा होगा। तो जब प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है तो उसमें डिनाई करने क्यों नहीं दिया जाता, प्रश्न इस बात का है। यानी कि ना उस महिला के चरित्र पे कोई उंगली उठा सकता है, ना उस बच्चे पे कोई उंगली उठा सकता है। ऐसा इसलिए किया गया था कि जब आप शादी कर रहे थे तो आपकी क्या जिम्मेदारी थी? क्या आपने आंख बंद करके शादी की, बिना देखे शादी की? नहीं ना। तो जैसे उसमें है ना कि क्रेता सावधान। हम्म। हाँ, क्रेता सावधान होता है ना, कि वो भाई आपकी जिम्मेदारी है। तो आपने अगर इस सिचुएशन में किया कि 3 महीने बाद बच्चा हो जा रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज छिपी हुई थी। आपने देख के ही किया होगा, कोई ऐसे अचानक चीजें तो हो नहीं जाती हैं। हर एक चीज का प्रॉपर ड्यूरेशन होता है, समय होता है। उस समय के पहले कोई चीज नहीं हो सकती, कोई भी चीज नहीं हो सकती है, प्रॉपर ड्यूरेशन। तो उसमें भी कभी कभी होता है, कुछ बच्चे 7 महीना में भी जन्म ले लेते हैं, वो भी एक है, इमेच्योर प्री मेच्योर जिसको बोलते हैं। तो वहां पे भी लोगों को शक होता है, लेकिन वो नेचुरली होता है। और उसके पहले अगर हो जाए तो फिर जिम्मेदारी तो आपकी है भाई, कि आपने देखा था, सब कुछ किया था, देखते हुए भी। तो फिर वहां पे इसीलिए आपको मना किया गया है कि आप डिनाई नहीं कर सकते हो बच्चे को लेके या उसके पेरेंटेज को लेके। हम्म। हाँ। नहीं नहीं, उसका ऐसा, इसीलिए तो यहाँ पे ना वाइड नहीं होता है यहाँ पे, नहीं ये मैरिज ना तो वाइड होगा ना तो वाइडेबल, बस वहां पे दो चीजें आपको साबित करनी, कि एक्सेस आपका एक्चुअल में था या नहीं था। पूरी शादी बाद भी अगर एक्सेस नहीं था रियल का, तब बच्चा होता है, तब तो फिर प्रश्न खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सेस था तो फिर प्रश्न खड़ा नहीं होगा। ठीक है, ये है। तो उसमें फिर वो वाला पहलू आ जाता है कि आप अंधे थोड़ी थे जब शादी कर रहे थे, या पूरा खानदान अंधा थोड़ी था। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये चीज होती है। तो यहाँ पे प्रिजम्पशन ये होते उस शिशु का जन्म वैध शादी की अवधि में हुआ हो, एक शादी भी वैध होनी चाहिए। ठीक है। और दूसरा, यदि विवाह का विघटन हो गया हो तो विघटन के 280 दिन के भीतर हुआ है, और इस बीच उस औरत ने दूसरी शादी नहीं की है। ठीक। और इसमें सिनॉप्सिस बनाओ पहले 116 की। प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी, धर्मजत्व की अवधारणा। पहला पॉइंट लिखना इसमें, विधिमान विवाह के कायम रहते हुए, विधिमान विवाह के कायम रहते हुए विवाहित स्थिति के दौरान जन्म होना वैधता का निश्चायक सबूत है।
वैवाहिक स्थिति के दौरान जन्म होना वैधता का निश्चायक सबूत है। बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। हो गया। दूसरा है विवाह विच्छेद के उपरांत माता के अविवाहित रहते हुए 280 दिन के भीतर शिशु का जन्म होना। अविवाहित रहते हुए 280 दिन के भीतर शिशु का जन्म होना। प्रिजम्पशन एज टू डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज और प्रिजम्पशन एज टू मैरिज। अब ये जो लेजिटिमेसी है, यानी औरसता की जो अवधारणा है, धर्मजत्व इसको धर्मजत्व भी बोलते हैं। धर्मजत्व की अवधारणा, प्रिजम्पशन एज टू मैरिज, ये हो गया आप लोगों का। विद इन 280 डेज, विद इन 280 डेज, 280 दिन के उसमें बच्चे का जन्म होना। अरे मैरिज के डिसोल्यूशन के बाद 280 दिनों के भीतर बच्चे का जन्म हो। अब ये पहले समझो कि ये जो अवस्था की अवधारणा ये क्या होता है। अवधारणा समझ रहे ना। देखो, दो तीन चीजें होती है। जैसे आप लोग जब लिखते हो ना, जो लिखते हो वो क्या चीज लिखते हो पता है? शब्द लिखते हो। शब्द से फिर वाक्य बनता है। शब्द, और शब्द से वाक्य, और वाक्य से आपके प्रश्न का उत्तर बनता है। आपके प्रश्न का उत्तर बनता है। तो इसलिए दिमाग कम चलाना है, हाथ ज्यादा चलाना है। ठीक है। दिमाग, जो दिमाग में होगा वही शब्द में आएगा। तो पहले तो दिमाग चलाना है, लेकिन जब लिखने बैठना है तो वहां पे हाथ चलाना है। क्योंकि कभी आपने जब कोई बोलता है या लिखते हो, अपने से लिखते हो, तो क्या हाथ को बोलते हो कि ये लिखना है? आप बस सोच लेते हो कि हमको षड्यंत्र लिखना है, तो तुरंत आ जाएगा वो। सोचना पड़ता है क्या उसमें? नहीं ना। तो दिमाग एक ड्राइवर होता है। ठीक है, मतलब ड्राइवर होता है। वो जो इशारा करता है कि आपको इधर चलना, इधर चलना, इधर चलना। हाथ जो होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना। हाथ यूं कह लो पहिया है गाड़ी के। ठीक है, कहाँ इसको ले जाना है। तो उदाहरणा इसी चीज की, कॉन्सेप्ट किसी चीज की होती है, वो अवधारणा होती है। कॉन्सेप्ट जो होता है वो अवधारणा होता है। अब जैसे मान लो आपको दे दिया जाए कि छोटा से 50 शब्द का एक नोट्स लिखिए धारा 116 पे। तब दिमाग का काम तो खत्म हो चुका। क्यों? क्योंकि आपने सुन लिया है। अब काम किसका आया? हाथ का आया। अब हाथ अगर नहीं चलाओगे तो दिमाग भी नहीं काम करेगा। करेगा? कोई सवाल ही नहीं काम करेगा। तो शुरुआत किससे होनी है?
हाथ से होनी है। तो इसलिए आपको बार बार लिख, जब तक आप हाथ नहीं चलाओगे दिमाग आपका चलेगा नहीं, और दिमाग नहीं चलेगा तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हाथ चलाना सबसे पहले जरूरी है। सोते रहते हो, अगर कोई व्यक्ति पानी डालता है तो सबसे पहले क्या चलता है? दिमाग चलता है कि हाथ चलता है? हाथ चलता है ना, मारा पड़ाक से खींच के। दिमाग नहीं चलता वहां पे, दिमाग नहीं काम करता। इसी इसी हाँ, जो भी हो, मतलब कि इसीलिए जब एक्सीडेंट होता है तो वहां दिमाग नहीं काम करता, और जब दिमाग नहीं काम करता तो सारी चीजें सुस्त हो जाती है, ब्लॉक हो जाता है। तो उपधारणा और अवधारणा दो चीजें, इन शब्दों को समझ लेना। प्रिजम्पशन एंड कॉन्सेप्ट। सब्जेक्ट का जब तक कॉन्सेप्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट का जब तक कॉन्सेप्ट नहीं होगा, आप लिख नहीं सकते हो, जरा भी नहीं लिख सकते। और उपधारणा में जब तक कोई चीज अस्तित्व में नहीं है या अस्तित्व में है, दोनों चीज होती है कि एक उपधारणा की जाती है कि ऐसा हो सकता है। अगर जनवरी के महीने में बोला जाए कि कपड़े 2 दिन में सूखते हैं, ये बात जाके ऑस्ट्रेलिया में बोला जाए कि इंडिया में जनवरी में कपड़े 2-3 दिन में सूखते हैं, तो ये उपधारणा है कि वहां पे सूरज नहीं निकलता है। ये उपधारणा होगी ना, प्रिजम्पशन होगा कि नहीं होगी, यार क्यों नहीं सूखता है? जैसे बहुत सी चीजें होती है कि यार इसका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, तो अब उपधारणा क्या बनेगी बताओ? प्रिजम्पशन क्या है कि इसका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है? अब प्रिजम्पशन तो सब में, पूरे समाज में ही जाएगा, पढ़ता नहीं होगा, घूमता होगा वह इलाहाबाद में और क्या करता होगा, है कि नहीं? तो उस चीज को साबित करना है कि नहीं, हम पढ़ते थे, लेकिन वो नहीं पढ़ते थे जो पढ़ना चाहिए था। ये चीज आप कब कबूल कर रहे हो? जब अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं तब, यार गलती हो गई, मैं ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ना चाहिए था। बात समझ रही नहीं समझ? तो ये प्रिजम्पशन होता है। जैसे 7 वर्ष के अंदर महिला का जल के मरना, क्या ये मतलब, ये बातें 1984 में आई, उसके पहले नहीं थी क्या? पहले भी थी। लेकिन अब ये कहा कि अब मानो, इसलिए मानो कि अब दहेज का जो प्रचलन है वो बहुत बढ़ चुका है, अति हो गई थी उसकी 61 में, इसीलिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम लाया गया था ना 61 में। क्यों लाया गया था? इसीलिए लाया गया था, इसका मतलब प्रचलन बढ़ता, चूंकि आजाद हुए थे 47 में। तो आजादी के पहले तक तो दीन ही निश्चित थी, तो किसी को मिल जाए, किसी तरह से मिल जाए लड़की, क्योंकि ना तो खाने का रहता था कुछ नहीं, तो लोग जबरदस्ती, तो जैसे होता ना, रिश्ते कर दिया करते थे। जैसे राजस्थान का एक क्षेत्र है, वहां पे पनिये नहीं आता, तो वहां के लड़कों की शादी नहीं होती है। वहां के जब सांसद जी गए तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ पहले हमारे लड़कों की शादी का इंतजाम करिए आप। डिमांड रखी उन्होंने कि भाई अब शादी कैसे करवाए, वो कहाँ करवाए, कोई लड़की अपनी देने को तैयार ही नहीं, कौन जाएगा वो लड़की अपनी देगा? तो इसको जिसको ना जो कमियां होती थी उसके आधार पर नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे जब आजाद हुए तो चीजें आपके पक्ष में हो ना, बिजनेस भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, धीरे धीरे करके जवाहरलाल नेहरू जी की मेहनत जब रंग लाई, है ना, जैसे ज्यादा पैसा कमा लिया तो आप कहते हैं अगला भी कमाया तो आपको दहेज लेना शुरू कर दो। वो गिफ्ट का जो रूप था वो बदल गया। पहले था, ऐसा नहीं था कि पहले गिफ्ट में हुआ करता था, लोग गाय दे देते थे, बैल दे देते थे, जो भी चीज होता था वो, हाँ। तो कैश कैश नहीं होता था, कोई ना कोई वस्तु, हाँ, डिमांड नहीं होती थी, क्योंकि वो सिचुएशन दोनों तरफ वैसी होती थी ना, तो डिमांड नहीं। लेकिन जब ये परिवर्तन हुआ, लोग नौकरी में आए, नौकरी लगी, लड़का कमाने लगा, तो फिर एक नया ट्रेंड आ गया। वो ट्रेंड जब 60-61 तक आया, थोड़ा बढ़ने लगा, तो ये वो इसको रोका जाए, एक्ट बना दिया। लेकिन उसको दूसरा रूप दे दिया गया कि ये गिफ्ट हम दे रहे हैं अपनी बेटी को। जब देने वाला ही बोल रहा है तो फिर कानून क्या करेगा?
फिर उसी चीज को वो डिमांड में परिवर्तित हो गया। तो कहने का मतलब ये सब फिर 84 में जब देखा कि अब दहेज ना पाने के कारण लड़कियां बहुत जल रही हैं, मारी मारी जा रही हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, दहेज हत्या पे जो है ना वो लगा दो, कानून बना दो। तभी 1984 में बना था ना आपका जो 113A B 14A है ना आया था, तो उसी में आया था। तो उसमें कहा गया कि अब 7 वर्षों तक, अब देखो 7 वर्ष क्यों रखा, 7 वर्ष की कौन सी उदाहरणा थी, जीवित रहने की कि मृत्यु रहने की। एक 30 साल है, एक 30 साल है और एक 7 वर्ष है। हाँ, हाँ 7 साल है ना वो। तो सात वहां पे 7 वर्ष जो रिश्ते होते हैं, देखो नए रिश्तों में भी 2 3 बदलाव होते हैं। एक शादी के 1 साल के अंदर या 1 साल के बाद आपके संबंधों में कड़वाहट आएगी, फ्रिक्शन आएगा ना, तो ये जो सो ना कि अब छोड़ दो दूसरी कर लो, समथिंग टाइम में ख्याल आते हैं। तो अगर उसको 2 साल रखा जाता या 1 साल रखा जाता तो कुछ भी हो सकता था। ये 7 साल रखे कि मेच्योर हो जाओ, तब तो फिर जब 7 साल किसी के साथ रह लोगे तब तो फिर ऐसा नहीं करोगे। करने वाले करते भी हैं, वो शादी के 10 साल बाद भी डिमांड करते हैं। और जैसे जैसे सालियों की शादी होती है वो देखते हैं तो उनको और टेंशन होता है। वो और, हाँ वो कि उसको ये मिला, वो जाके सुनाते हैं उसको। हाँ उसको सुनाते हैं बेचारी को, अब वो क्या करे, वो क्या बोले, है ना। तो वो धीरे धीरे करके चीजें आगे बढ़ती रहती है। हाँ कुछ लोग ले भी लेते हैं, और माता पिता भी होते हैं, चलो ठीक है चलो तुमको भी दे देंगे, खुश हो जाता है। हर इंसान देखो, एक मुस्लिम हिंदू क्रिश्चियन ईसाई, कुछ चीजें ऐसी होती वहां पे ये सब नहीं चलता है, ठीक है। धर्म नहीं माना, हाँ वहां पे सेकुलर हो जाते हैं। आपके सांस्कृतिक कल्चरल उसमें जो होता है ना, धर्म आड़े नहीं आता। जैसे अब ये कहो कि मीट जो है सिर्फ मुसलमान खाते हैं, तो क्या ये सही है? मुसलमान तो 1 किलो में 6 आदमी खा लेगा, लेकिन जो अदर है वो 1 किलो में 2 ही खाएंगे। तो ये देखो, ये चूंकि अपने स्वार्थ की बात है, खान पान रहन सहन लेन देन ये सब अपने स्वार्थ की बात है। यहाँ धर्म कुछ नहीं करता ना, धर्म आ जाकर डिस्टर्ब कर देगा। हाँ, तो वहां पे 7 साल के अंदर प्रिजम्पशन है। अब अवधारणा क्या होती है? अवधारणा, कॉन्सेप्ट, शब्द है ना कॉन्सेप्ट। जैसे अभी आपसे कहा जाए कि अपने मन में ख्याल लाई, ख्याल मतलब होता है कॉन्सेप्ट, ख्याल लाइए। तो ख्याल यहाँ बैठे बैठे, अभी हम लोगों ने इतनी ज्योग्राफी पढ़ी है, होनोलुलु पहुंच गए, पता है ना, तभी तो पहुंचे। कॉन्सेप्ट है आपके अंदर, तभी आपके अंदर से वो शब्द निकल रहे हैं, आप जान रहे हो। ताजमहल के अंदर चलिए, अब जो जो गए होंगे उनको सीढ़ियां नजर आने लगी हो, कॉन्सेप्ट बना हुआ है। दाहिने तरफ से घुसे थे, बाएं तरफ से गए थे, कैसे गए थे, वो कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह जब आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो उस सब्जेक्ट में या उस विषय में कहाँ से प्रवेश करना है, या कैसे हमने प्रवेश किया था, क्या क्या पढ़े थे, वो सब आपके दिमाग में बन जाएगा। अब क्या क्या था ये भी कब पता होगा, जब आप पढ़ोगे। भाई मान लो जैसे हमने कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम आप पढ़ रहे हो, तो अब साक्ष्य अधिनियम में आपका कॉन्सेप्ट क्या है, किन बातों पे ये आधारित है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये होता है कि भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो वो किसी ना किसी चीज पे आधारित होता है। तो ये साक्ष्य पे आधारित, तो साक्ष्य में आधारित है, तो इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। भाई साक्ष्य में तथ्य होगा, विवाद होगा,
सबूत होगा, भार होगा, यही सब चीज तो इसके क्या है, इंग्रेडिएंट्स है। इकोलॉजी पढ़ती हो, इकोलॉजी का क्या है, इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या है इकोलॉजी का? ना, फादर ऑफ इकोलॉजी कौन से? एजी टॉन्सले। इकोलॉजी अगर कहा जाए कि इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए जरूरी है ना? नहीं जरूरी? अगर जंगल में कीट कीटों को मतलब जो सेक्स सेक्स बोलते हैं ना उसको, हाँ इंसेक्ट्स, अगर इनको मार दिया जाए तो क्या होगा, इकोलॉजी आपकी डिस्टर्ब होने लगेगी। तो संसार में जितनी भी चीजें हैं सब आपके काम की है, हर एक चीज आपके काम की है। हम्म, ठीक है। केचुआ है वो भी आपके काम का है, मेढक है वो भी आपके काम का है, जो भी चीज है सब एक दूसरे को दुरुस्त रखती है, साफ सुथरा जिसको। तो हर एक सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है, तो कॉन्सेप्ट जब बन जाता है तो लिखने में फिर अच्छा होता है। जरूरी नहीं है कि आप हूबहू बहू वही लिखो जो किताब में लिखा गया। तो आप ये सोचो कि किताब से हर सवाल का जवाब मिल जाए, इसमें तो लॉ में तो काफी हद तक ठीक भी रहता है, सिविल में नहीं होता है। किताब बाहर, सवाल बाहर, अब क्या करोगे? जैसे कोर्ट में किताब बाहर, प्रोसीजर बाहर, वहां पे ये सब काम नहीं आता है जो आप पढ़ के जाते हो, ये एक भी नहीं काम आता है। वहां पे प्रोसीडिंग चलती, प्रोसीडिंग का माहिर होना चाहिए, प्रोसेस का। कॉन्सेप्ट की बात ये होती है कि आपको उस विषय के बारे में जानकारी होना चाहिए, फिर उसके माध्यम से चीजों को आगे ले जाना है, वो माध्यम होता है। कॉन्सेप्ट कैरियर होता है इधर, कैरिंग करना मतलब जो चीजों को ट्रांसफर करता है, ये कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मान लो अब हमने यहाँ पे कह दिया कि दस्तावेज के बारे में आपको लिखना है, दस्तावेज के बारे में। अब आप कहोगे सर पेन दीजिए, कागज दीजिए, ये तो बोलोगे ना। हमने कहा चलो लिखो, दस्तावेज लिखो कोई, दे मांगोगे आप। हमने कहा ये हमारे पास नहीं है। अब अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है कि सर ने बताया था कि किसी भी पदार्थ पर, एनी सब्सटेंस, किसी भी माध्यम से, तब आपने देखा कि हमारे सामने पत्थर पड़ा हुआ है 2x2 का। अब एक दांत उखाड़ा और 6 हाथ से मारना शुरू कर दिया, नहीं, देखा कि छेनी हथौड़ी भी पड़ी हुई है। तो अब सर ने कहा कि नहीं नहीं उससे भी हो सकता है। अब कुछ लोग देखे कि ब्लेड पड़ी हुई है। तो अपना अपना कॉन्सेप्ट यही होता है कि जिसके पास जो अवेलेबिलिटी होगी, लिखा गया वो भी और लिखा गया ये भी दोनों मान्य होंगे। हथौड़ी छेनी से लिखा गया वो भी मान्य होगा, उंगली काट के खून से लिखा गया वो भी मान्य होगा। ठीक है। तो अब कॉन्सेप्ट था तो लिख हो गया, नहीं होता, नहीं पता होता, नहीं पढ़े होते तो क्या तो अब कलम कागज ही ढूंढते रहते हैं, है ना? तो वो कलम कागज वन लाइनर होता है कि दस्तावेज का मतलब डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का मतलब कागज और प्रिंट या लिखा हुआ, नहीं, और भी चीज। तो कॉन्सेप्ट ये एक चीज कहता है। तो लेखन में ये सब चीजें काम आती है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप लोग हाथ चलाने की कोशिश करो। अब इसी में देखिए जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये उपधारणा पढ़ने जा रहे हैं, किसकी उपधारणा? धर्मजत्व की उपधारणा। अब धर्मजत्व की उपधारणा मतलब अवस्था यानी लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड, है ना?
उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो प्रिजम्पशन क्या, सॉरी, प्रिजम्पशन क्या, उपधारणा। मातृत्व में जो एफर्मेटिव, जो पॉजिटिविटी होती है मातृत्व में, उस सबूत की स्वीकृति है, उस सबूत की स्वीकृति है क्या। अगर बच्चा होगा तो किसी ना किसी माँ से ही होगा, और तो नहीं हो सकता है। तो लेकिन पितृत्व जो है वहां पे अनुमान की वस्तु हो सकती है। अब यहां पे समझो, यानी पिता जो है वो अनुमान की वस्तु हो सकती है, लेकिन माँ जो है वो बिल्कुल प्रिज्यूम है। क्या प्रिज्यूम है? कि भाई जिस माँ से पैदा हुआ है तो बच्चा उसी का तो है। लेकिन अब वहां पे पिता कौन हो सकता है ये कंफर्म नहीं है। तो ये यहाँ पे अनसर्टेनिटी आ गई है। तो पिता अनुमान की विषय वस्तु हो सकता है, और जब पिता अनुमान की विषय वस्तु होगा तो धारा 16 क्या उपधारणा करती है? 280 दिन की उद्धारणा करती है कि 280 दिन में बच्चा अगर हुआ है तो उसी का होगा जो उस महिला के साथ जो पुरुष रह रहा है। किस सिचुएशन में? वैवाहिक स्थिति में। अब वैवाहिक स्थिति में नहीं है तब तो फिर पूरा पूरा अनसर्टेन है, कोई निश्चितता नहीं है, कानून भी कुछ नहीं कर सकता। डाइवर्स के 280 दिनों के बाद बच्चा होता है तो फिर वहां पे भी अनुमान का प्रश्न आ जाएगा कि पिता कौन हो सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो पहला जो उदाहरण है वो क्या है कि माता जो है वो सकारात्मक स्वीकृति है, क्योंकि वहां तो हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि पिता वहां पे अनुमान की विषय वस्तु हो जाता है इस धर्मजत्व के मामले में। ठीक है। शिशु के साथ पिता का संबंध जो है, शिशु के साथ पिता का संबंध जो होता है वो सीक्रेट होता है, लेकिन माँ के साथ सीक्रेट नहीं हो सकता। बच्चे का संबंध माँ के साथ सीक्रेट हो सकता है? सीक्रेट, 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 सीक्रेट मतलब गुप्त। माँ के साथ नहीं हो सकता है, ये पिता के साथ गुप्त हो सकता है ना। तो इसमें अब यहाँ पे पैतृकता को कैसे सुनिश्चित, नहीं पेरेंटेज, पेरेंटेज को या पैटर्निटी को कैसे श्योर एंड सर्टेन किया जाए, तो इसी चीज की क्लियर करने के लिए ब्लड टेस्ट, डीएनए टेस्ट, ये सब चीजें आई, क्योंकि पिता के साथ संबंध गुप्त। और ये कब होता है? जब डिस्प्यूट होता है तब होता है। विदाउट डिस्प्यूट कोई लेना देना नहीं है भाई। जब तक डिस्प्यूट नहीं तो कोई बात नहीं है, ये आपके उस पे होता है। लेकिन अगर डिस्प्यूट है तो उसको क्लियर करना भी तो जरूरी है। तो अब यहाँ पे दो बातें हो गई, फिर उसके बाद जो फादर होता है, यानी जो पिता होता है, और जो शिशु की माँ के मध्य में जो लीगल, जो लीगल रूप से जो रिलेशन क्रिएट होते हैं, लीगैलिटी जो होती है, दोनों के बीच के जो संबंध होते हैं उनकी लीगैलिटी क्या होती है। आजकल लिव इन रिलेशन भी लीगैलिटी में आ गया है। तो अब वहां पे अगर कोई इशू क्रिएट हो तो उसको कैसे सुनिश्चितता प्रदान की जाए, क्योंकि वहां तो वैवाहिक स्थिति तो है ही नहीं। धारा 116 काम करेगी क्या? लेकिन बाकी और कामों में तो कर रही है कि उस बच्चे का हक उसके फादर की प्रॉपर्टी पे होगा जो लिव इन में रह रहा है। दे दी।
वो मॉक मैरिज उसको कहते हैं, छद्म मैरिज। हम्म, छद्म मैरिज। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे माता एक तथ्य है, फैक्ट है, और पिता एक आक्षेप है। आक्षेप है ना, आपने हमारे ऊपर आक्षेप मतलब ऑब्जेक्शन है। ठीक है। हम्म, बिल्कुल नहीं। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो माँ एक फैक्ट है, फादर एक ऑब्जेक्शन है, आक्षेप है। ठीक। अब किसी महिला ने किसी विशेष व्यक्ति को जन्म दिया है, परंतु ये कहना असंभव है कि वो कौन सा व्यक्ति है जिससे माता ने बच्चे को गर्भ में प्राप्त किया। धारा 116 इसी बात पे पितृत्व के सबूत के बारे में नियम को बताती है कि अब 116 के जो नियम है वो आपको पता ही है कि अगर वैवाहिक स्थिति के दौरान में दोनों की शादी हुई है और रियल में एक्सेस था तो बच्चा उसी का है। रियल में एक्सेस हुआ हो जरूरी नहीं है। ठीक है, एक्सेस हुआ, लेकिन अगर एक्सेस नहीं हुआ है और तब बच्चा होता है तब फिर वो उसका नहीं माना जाएगा। ये भी एक ध्यान रखना। तो वैवाहिक स्थिति के दौरान में यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि वैवाहिक स्थिति के दौरान में रियल का एक्सेस है या नहीं है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति की शादी होती है और सुबह उसको मैसेज आता है कि भारत सरकार ने युद्ध की घोषणा कर दी, वो व्यक्ति सेना में है, आपको इमिडिएटली 9-10 बजे तक पहुंचना है। अब आपने शादी की क्रिया पूरी किया और वहीं से आप सीधे चले गए, एक्सेस नहीं हुआ। उसमें अगर बच्चा 280 दिनों के अंदर पैदा होता है तो वो बच्चा नहीं माना जाएगा कि उस व्यक्ति का है। लेकिन अगर एक्सेस हो गया है तो भले वो उसी सिचुएशन में होता जिस सिचुएशन में एक्सेस नहीं हुआ था, तो वो फिर बच्चा उसी का होता। ठीक है, बात समझ गए होगे ना? यानी यूं कह लो कि अब ये यहाँ पे वही वाला कॉन्सेप्ट है कि आप अंधे तो थे नहीं, आपने देखा होगा, लड़की को भी देखा होगा, लड़के ने भी देखा होगा, माँ बाप ने, तमाम तरह पूरा परिवार देखा होगा, पूरी मैरिज हुई है, सभी ने देखा होगा। तो फिर वहां पे आपको डिनाई नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका बेसिक वो है। अब दूसरी बात कि अगर जैसे बीच में 1984 के दौरान, या यूं कह लो कि 1961 के बाद भारत की जनसंख्या जो तीव्र गति से बढ़ी है, किस डिकेड्स में बढ़ी है? सबसे ज्यादा भारत की जनसंख्या किस दशक में बढ़ी है? 51 से 61 में, 61 से 71 में, 71 से 81 में, 81 से 91 में, 91 से 2001 में, 2001 से 2011 में। किसमें पढ़ा है? पढ़ी हो ना सिविल? तुम भी पढ़ी हो? मारे पड़ाक से भी? कोई और पढ़ा है? इसमें कौन पढ़ा, जरा बताओ। तुम मार, तुमने पढ़ने का तरीका गलत है। अब कैसे याद आया? 61 से 71 में 24.27% या 6-7%, ऐसे ही है, 24.2 सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई उसमें, 61 से 71। हाँ, और घटी कब थी, माइनस में कब गई थी जनसंख्या? माइनस में कब गई थी? जनगणना कब से होती, चलो अच्छा बताओ, जनगणना कब से होती है? 1872 से शुरू हुआ था। किसके काल में, कौन था उस वक्त गवर्नर जनरल?
रिपन था। पक्का मारेगा पड़ाक से भी। तो फिर 72 में शुरू हुई तो 62 में रिपन मेयो के काल में हुआ था, स्टार्ट हुआ था बाद। लेकिन वो उसको वैलिड नहीं माना गया था। 81 से उसको एक फिक्स वो दिया गया था। हाँ। हम्म। हाँ रेगुलर वाला किया था उसने, रिपन ने। रिपन। हाँ। लॉर्ड म्यूवन शुरू हो गए थे, वो तो एक जैसे होता ना, उसके बाद शुरू हुआ। तो ये 2000 नहीं, 1901 से 11 के बीच में शायद माइनस गई थी। ठीक है, माइनस थी वहां पे। और ये 61 से 71 बहुत प्लस हो गई, 24%। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा घटना शुरू हुई। तो उसी दौरान जब इतना बढ़ गई 81 71 में, फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, 74 में या 76 में से बनी थी। फिर ये हुआ कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है भारत की, क्या किया जाए, तो नसबंदी आप लोगों ने सुना होगा। नसबंदी चला था, इस पे इनकी सरकार उलट गई थी। हाँ। तो उसमें यह था कि एक केरल का मामला था, उसमें नसबंदी हुई एक पुरुष की, और बाद में नसबंदी के बाद भी उसको बच्चे हो गए। अब प्रिजम्पशन कैसे हो रहा, अब कोर्ट के सामने मामला गया। तो ये कहा कि जो लेजिटिमेसी की बात है, यानी धर्मजत्व की जो बात है, उसको ये बात नष्ट नहीं करती कि नसबंदी होने के बाद बच्चे नहीं हो। जबकि रियल का कॉन्सेप्ट तो वही था कि जनसंख्या नियंत्रित करना, नसबंदी करा दो। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, जरूरी। तो उसमें उसके बाद चूंकि अब बाप को शक हो गया कि मैंने तो नसबंदी करवाई, ये बच्चा कैसे हो गया। प्रश्न चिन्ह माँ पे खड़ा हो गया। मामला गया कोर्ट में। कोर्ट ने फिर उसको कहा कि जरूरी नहीं है। और फिर उसके बाद कई प्रकरण आए ऐसे। बात सही भी थी कोर्ट की। ये मेडिकली वो होता है, कोई जरूरी नहीं होता है कि सक्सेस ही हो जाए। कुछ हो सकता है लापरवाहियां भी हो। कुछ लोग तो ऐसे थे, जैसे प्राइवेट वालों को टारगेट दे दिया था कि आपको आज 10 RO लगाने हैं, यानी महीने में 10 RO आपको सेल करने हैं। अगर 10 नहीं करोगे तो आपका डिमोशन हो जाएगा। तो उस वक्त भी था कि हर अधिकारी के, वो ये प्रधानों को दिया गया था टारगेट कि आपके गांव से कम 4 5 नसबंदी होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो आपको पट्टा या जो भी सुविधाएं हैं वो नहीं दी जाएंगी। तब बेचारे वो कोशिश कर, उसमें फिर ये था कि इनको ऐसे प्रमोट करो कि इनको जो जमीन सरकारी पड़ी हुई है उसमें से, इनको घर बनाने के लिए घर नहीं है तो खेती नहीं है तो खेती के लिए इनको जमीन दे दो, नहीं लालच दो तो जाएंगे। तो उसमें बहुत से, जैसे आजकल मनरेगा में चल रहा है, काम नहीं करते घर बैठे रहते हैं, सैलरी आती रहती है मजदूरी वाली। तो उसी तरह उसमें भी हो गया खेल। खाली दिखा दिया गया कि हाँ गया बंदा, सब कुछ हुआ और हो गया, लेकिन नसबंदी नहीं हुई। जमीन भी मिल गई और पैसा भी मिल गया। तो भारत में सबसे बड़ी समस्या यही है ना, फ्रॉड ज्यादा शुरू हो जाता है। तो सक्सेस नहीं हो पाया, फिर विरोध हो गया उसका बहुत बड़े लेवल पे। इंदिरा गांधी की सरकार भी उसी में चली गई। इंदिरा गांधी ने कहा नहीं, ये ठीक नहीं है, छोड़ दिया फिर उन्होंने। थोड़ा थोड़ा हुआ हो तो कुछ जो, अब रियल में शुरू में 2 4 10 दिखा दिए गए, सही हो गया। तो ये नहीं, यहाँ पे अब अगर आ जाए कि क्या नसबंदी में धर्मजत्व की अवधारणा को गलत साबित किया जा सकता है? नहीं। धर्मजत्व की अवधारणा यानी कि वो बच्चा लेजिटिमेट होगा भले ही फादर की नसबंदी हो। ठीक है। फिर उसके बाद ब्लड टेस्ट का मामला आता है। किसी भी शिशु के असली माँ बाप कौन है, ये जानने के लिए उसके माँ बाप के खून की जांच का आदेश कौन दे सकता है? न्यायालय। न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस मामले में कहा कि वैज्ञानिक तरीके से की गई खून की जांच बहुत से विषयों पर महत्वपूर्ण बनकर वो
किसी भी बच्चे के बारे में सही सही जानकारी प्रदान कर देती है। और वो ब्लड टेस्ट जो है उस बच्चे का, यूं कह लो, प्रोटेक्टर बन के उसको संरक्षण प्रदान करने, प्रोटेक्शन, यानी वो रक्त परीक्षण जो है उस बच्चे को, जिस बच्चे पे शक हुआ है, उसको प्रोटेक्शन प्रदान करता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि परीक्षण दिया जा सकता है। और लेकिन ये परीक्षण इस तरह से नहीं होना चाहिए कि जैसे तालाब में मछली पकड़ने जैसा। मतलब कि जिसका कोई पता ना हो, मतलब रियलिटी ना हो, मैंने कहा जाइए खून जांच कराइए आप, नहीं, रियल में कुछ होना चाहिए। जैसे ना मछली दिखी कि हाँ यहाँ पे है, तो वहीं पे आपको जाल डालना है। ये नहीं कि आपने कुछ दिखा नहीं, आपने जाल डाल दिया, फंसेगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये वाला रक्त परीक्षण नहीं चलेगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? मिसयूज हो जाएगा उसका। ये वाला रक्त परीक्षण नहीं होना चाहिए, नहीं, अगर ऐसी सिचुएशन है तो नहीं। लेकिन अगर रियल में है, यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो करा लीजिए, क्या दिक्कत है। जैसे एनडी तिवारी वाले में हुआ था, नारायण दत्त तिवारी वाले में। हम- उसमें निश्चित था कि वो जाके बोल दिया कि मेरे फादर है, बायोलॉजिकल फादर। और वो महिला जो थी वो एमपी थी, वो भी एमपी रह चुकी थी। मामला फंस गया। तो काफी विवाद हुआ उस पर, तो फिर ये अंत में ये हुआ कि भाई डीएनए टेस्ट करा लीजिए आप, तिवारी जी क्या दिक्कत है आपको। वो मानने को तैयार नहीं थे। हुआ फिर बाद में ये हुआ कि नहीं, नारायण दत्त तिवारी के ही पुत्र हैं ये। ठीक। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन दिया था। गाइडलाइन ये था कि पहला, किसी भी रक्त परीक्षण का आदेश रेगुलरी रूप से, रेगुलर वे में, हर मामले में आप ब्लड टेस्ट का ऑर्डर नहीं करोगे। ठीक है, रेगुलर वे में हर मैटर में आप ब्लड टेस्ट का ऑर्डर नहीं करोगे, यानी नियमित रूप से रक्त परीक्षण का आदेश आप नहीं दोगे। बात समझे कि नहीं समझे? क्योंकि बहुत से ऐसे मैटर हो सकते हैं जहां पे बच्चों को अनाथ बना सकते हैं, माँ को चरित्रहीन बना सकते हैं, बहुत से ऐसे मैटर, तो उसका मिसयूज ना हो। दूसरा ये कि जब ऐसा आदेश, अभी जो बोला ना मैंने, कि पानी में मछली पकड़ने की तरह अगर आपको लग रहा है तो रक्त परीक्षण का आदेश आप नहीं दे सकते। ठीक है, यानी वहां पे नहीं दिया जाना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, हवा में तीर चलाना, वो वाला नहीं होना चाहिए। अंधेरे में तीर चला, है ना, ये नहीं होना चाहिए। तीसरा ये कि उस बच्चे की जो पिता, उसका माना जा रहा है वो प्राइमा फेसी, प्राइमा फेसिस वर्ड समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? हम्म। प्रथम दृष्टया, पहली ही दृष्टि में एक्सेस वाली जो बात है वो होनी चाहिए। ठीक है, कि वहां तक पहुंच थी, पत्नी कह रही थी, पति कह रहा नहीं थी, तो अब कैसे सोल्यूशन होगा? पति कह रहा था कि एक्सेस नहीं थी, पत्नी कह रही एक्सेस था। तो भाई वहां पे ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? वो एक डिनाई कर रहा है, एक स्वीकार कर रहा है। टेस्ट करा लीजिए, क्लियर हो जाएगा। फिर रक्त परीक्षण के परिणामों को बहुत सावधानी से, यानी बहुत केयरफुली जो है
जो ब्लड टेस्ट हुआ है उसको देख लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इसी के कारण बच्चा नाजायज घोषित हो जाए। कभी कभी लेबोरेटरी वगैरह भी जो होती है ना, जो वो भी गड़बड़ रिजल्ट दे देती है। तो पता चला कि तो वो मिला भी लेते ना आजकल। आजकल तो आप जानते ही हो, पैसे दे के डॉक्टर साहब को पॉजिटिव कर दो, कहीं निगेटिव कर दो। तो ऐसे में बच्चा नाजायज घोषित हो जाए और उसकी मां चरित्रहीन हो जाए, तो ये बहुत कायदे से देखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपने ब्लड का सैंपल देने के लिए उसको मजबूर नहीं करना चाहिए। ठीक है, मजबूर नहीं करना चाहिए, ये गाइडलाइन दिया सुप्रीम कोर्ट ने। डीएनए टेस्ट का भी यही मामला है। उसमें भी किसी भी व्यक्ति को विवश नहीं किया जा सकता, यानी कि आपको बाउंड नहीं किया जा सकता कि आपको डीएनए अपना कराना ही है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर वो व्यक्ति जो चाह रहा है, जिसका खुद का होना है, अगर वो परमिट कर रहा है, अगर वो देना चाह रहा है, तब हो सकता तब हो सकता है। ठीक है, इसमें कौन सा रणतीश शाह का केस था, एक रणतीश शाह बनाम श्रीमती सोमा शाह। इसमें पति की ओर से पत्नी के विरुद्ध जारता का आरोप लगाया गया था, और विवाह विच्छेद की उसमें याचिका पेश की गई। पति ने संतान का पिता होने से इनकार कर दिया, क्योंकि एडल्ट्री में थी तो बनी सी बात है। वो अपना डीएनए परीक्षण कराने को तैयार था। तो अब यहाँ पे न्यायालय को डिनाई नहीं करना है, क्योंकि वो व्यक्ति खुद कह रहा है कि आप करा लीजिए, ये बच्चा मेरा नहीं है, ये मैं श्योर हूँ, का चेकअप करवा लीजिए आप अपना। तो वहां पे डीएनए टेस्ट हो सकता है। रणतीश शाह बनाम श्रीमती सोमा शाह। ठीक है, तो ये इसमें भी था, एक उसमें था कि सुगंधा कुमार बनाम श्रीमती के विजय लक्ष्मी। ठीक है तो तुम्हारे में केस, तुम कह रहे हो केस नहीं है हमारे, पहली बार दिया है। पहली बार, खुशी की बात है ना। हाँ, डीएनए टेस्ट में बच्चे का डीएनए, ये बच्चे को डीएनए के लिए मजबूर करना या बच्चे को डीएनए के लिए लेना जरूरी नहीं है। ठीक है, नहीं, उसको बीच में घसीटना अच्छी बात नहीं है, वहां पे मना किया गया है। लेकिन माता पिता अगर दोनों में से कोई तैयार है तो किया जा सकता है। के सुगंधा कुमार बनाम के विजय लक्ष्मी। एक केस और होगा 2021 का है, टी पाउलोज बनाम कुरियन जॉन। टी पाउलोज, टी पाउलोज वर्सेस कुरियन। कुरियर, कुरियर नहीं, कुरियन जॉन, कुरियन जॉन। हम्म। टी पाउलोज वर्सेस कुरियन जॉन।
ये 2021 का है। इसमें कहा था कि टू एडजुडिकेट क्वेश्चंस पैटर्निटी इट इज नेसेसरी टू कंडक्ट डीएनए टेस्ट। पैतृक का निर्धारण करने के लिए डीएनए परीक्षण आवश्यक है। लिख देना कहीं पे। पैतृक का, पैतृत्व, हिंदी में पैतृत्व का निर्धारण करने के लिए डीएनए परीक्षण आवश्यक है। डीएनए परीक्षण आवश्यक है टू एडजुडिकेट क्वेश्चन ऑफ पैटर्निटी it is a necessary to conduct DNA test. It is a necessary to conduct DNA test. ठीक, ये आप हम्म, वही बात। अगर मान लो यहाँ पे मैटरनिटी जो है, मातृत्व जिसको कहते हैं, अगर मातृत्व डिस्प्यूटेड हो तब क्या किया जाए? नहीं, अगर मान लो विवादग्रस्त कर लिया गया है तो मातृत्व विवादग्रस्त है। बच्चा बदल गया तब। नहीं, वहां पे क्या धारा 116 लागू की, बस इतना बताना चाह रहा हूं, अगर प्री में आ जाए कि क्या धारा 116 पितृत्व के विवाद पे, मातृत्व के विवाद पे, वैवाहिक स्थिति के विवाद पे, है ना, या नन ऑफ दीज लागू नहीं होगी, तो मातृत्व के विवाद पे धारा 116 लागू नहीं है। ठीक है, ये वैवाहिक स्थिति के दौरान, एक्सेस के लिए, नसबंदी के दौरान, इन सब मामलों में लागू। किसको? उसमें है ही नहीं, एक है ही नहीं, उसमें विवाद ही नहीं हो सकता भाई, माँ है तो है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आइए प्रॉब्लम, जो आपकी दो ठो प्रॉब्लम है ना, कल पहला प्रॉब्लम दूसरा प्रॉब्लम, दोनों सेक्शन 37 से रिलेटेड है। उनको देख देखते, जो कह रहे थे ना लिखा कैसे जाए, तो उसी के बारे में थोड़ा समझ लो। देखिए, सबसे पहले तो पहचानना, उसकी सबसे बड़ी पहचान थी पहचानना। मैंने आपको कहा था और सबको बताया था, तो इसका मतलब आप लोगों ने पढ़ा नहीं था। और दोनों दृष्टांत थे सेक्शन 37 के, यानी 37 में एक ही मिलेगा। एक एक पहले वाला था, तो दूसरा वाला भी उस पुराने वाले में था, तो पुराने लोगों को पता ना। हम्म तो ये कहाँ पे जाएगा खुशबू? अब धारा 34, 35, 36, 37, अब जब आपको प्रश्न मिला कि ये धारा 37 से रिलेटेड है, ध्यान देना, तो जब कभी ऐसे सवाल, ऐसी प्रॉब्लम आए कि जैसे 22, 23, 24, अभी वर्तमान का,
नहीं, पुराना वाला, पुराना जो 24, 25, 26, इनका अपवाद कौन था? 27, पुराना वाला। इनका अपवाद कौन था? 27। अब इनका अपवाद 23 सब क्लास 1। नहीं समझ में आ रहा था ना तुमको क्या? प्रोवाइजो क्या है? वो 23 1 है, 23 2 है ना। 27, सेक्शन 27 कहाँ गया? पहले ये देखो, समझाएं आप लोगों को। सेक्शन 27 कहाँ गया हमको ये बताओ। हाँ, 23 का कौन सा है? 2 है ना। 23 2 का प्रोवाइजो है, 23 का 2 का प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो ये गया सेक्शन पुराना 27। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती 27 से रिलेटेड, तो आपको 24, 25, 26 या अब 22, है ना, सेक्शन 22, क्योंकि 22 में ही कर दिया गया। 24, 22 में क्या है? सेक्शन 22 में 4 शब्द है। हाँ। अब यही चीज सेम इधर आ जाओ, जो प्रॉब्लम में आपको मिला था इसकी। नहीं, इसकी नहीं, तो वो सेम बता रहा हूं ना। तो वहां पे भी था कि धारा 37, 34, 35, 36 क्या है? क्या लिखा है? ये लिखा है ना, सीधे सीधे बैरक में लिखा है आपके। 37 में क्या लिखा है? हाँ, 30 अदर देन। कौन से 3 शब्द है उसमें? 3 शब्द कौन से है? निर्णय, आदेश और डिक्री। यही लिखा है ना। हाँ, तो अब ये यहाँ पे अगर ठीक है, ऐसे नहीं आपको याद आ रहा है, तो आपको पूरा चैप्टर देखिएगा। वो किसके बारे में शुरुआत होती? 34 किस, शुरुआत कहाँ से? सेक्शन 34 की किस टॉपिक से शुरुआत होती है? किस में आ रहा है? किस में आ रहा है? नहीं, टॉपिक देखो उसका। इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे? क्वेश्चन नहीं, किस चैप्टर में? हमको जरा चैप्टर बताओ। हम्म। न्यायालय के निर्णयों की सुसंगतता कहीं लिखा है? कहाँ लिखा है? हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहा हूँ? वही पूछ रहा हूँ। नहीं समझ नहीं, आप इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे? आपको पता है सेक्शन 37 का ही है? पता नहीं, सेक्शन 37 का है। तो आप सेक्शन 37 किस सेक्शन, इंट्रोडक्शन क्या होगा? भाई बीएसए तो पता है कि बीएसए का है, ये तो पता ही है। चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 के किस पार्ट से है? पार्ट 2 भी है। और कहाँ से है? अब किस टॉपिक से है? न्यायालय के निर्णयों की सुसंगतता से। हाँ, नहीं नहीं, ये इंट्रोडक्शन में आपको डालना है। इंट्रोडक्शन में सुसंगतता से, यानी निर्णयों की सुसंगतता से संबंधित प्रावधान है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 34, 35, 36, 37 किए गए हैं। निर्णय आंतरिक, अब इसमें निर्णय आंतरिक या विदेशी न्यायालयों के हो सकते हैं, क्योंकि इसमें राइट इन रेम भी है और राइट इन परसोनम भी है। किस सेक्शन में है राइट इन रेम और राइट इन परसोनम? 35 में। और प्रोबेट एडमिर एडमिरल्टी 35 में। 34 में रेस जुडिकाटा है। 36 में। अब यहाँ पे ये 3 बातों पे निर्णय नहीं है।
अगर ये तीन मामलों में निर्णय होता तो भाई इसमें हम डिनाई नहीं कर सकते, इसमें रिलेवेंसी जो सुसंगतता है उसको हम विसंगत नहीं कर सकते। अगर वो प्रोबेट पे है तो हम इनकार नहीं कर सकते, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। रेस जुडिकाटा है तो उस पे भी हम इनकार नहीं कर, वो सुसंगत है। सुसंगत इसलिए कि दो पार्टियों के बीच में फाइनल डिसीजन हो चुका है, तो उसमें अब किसी प्रकार की कोई विसंगतता नहीं है। वो सुसंगत है तभी तो हुआ है। अगर विसंगत होता तो क्यों होता निर्णय? नहीं होता ना। सुसंगत था तभी निर्णय हो गया, तो अब उसमें हमें कुछ उठाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने चार सब्जेक्ट दे दिए हैं। प्रोबेट दे दिया है, एडमिरल्टी दे दिया है, और इंसॉल्वेंसी दे दिया है, और मैट्रिमोनियल दे दिया है। तो भैया जब चार चीजें हमने क्लियर कर दिया तो इस पे भी कोई डिस्प्यूट नहीं है। जब डिस्प्यूट नहीं है तो रिलेवेंट है ना, सुसंगत है, रिलेवेंट है। परसोनम है तो भी रिलेवेंट है। अब 37 में कहता है कि किन में निर्णय, इसी इन्हीं सब में इनके आदेश हो, ऑर्डर हो, डिक्री हो, है ना, इनके बारे में, किसके बारे में? मैट्रिमोनियल के बारे में, प्रोबेट के बारे में, कोई भी निर्णय हो, कोई भी डिक्री हो, कुछ भी हो, तो उस पे हम प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकते। यानी वो रिलेवेंट है तभी ऐसा है, वो रिलेवेंट ही होगा, वो इररिलेवेंट नहीं होगा। लेकिन 37 में क्या कहता है? के सिवाय, के सिवाय, के सिवाय, तो इसका मतलब ये 34 35 36 गए बाहर, बाहर निकाल दो इनको। अब इसमें जो चीजें होंगी वो क्या होंगी? वे सब विसंगत होंगी इनके अलावा। ठीक है, यानी 34 35 36 के अलावा जो बातें होंगी वो क्या होंगी? इररिलेवेंट होंगी, विसंगत होंगी। तो अब 37 का बी पढ़िए जरा, इलस्ट्रेशन बी। इसे खाने दो छुट्टी होने से पूर्व का को मैं किया था ताकि विपरीत वह निर्णय था ताकि बीच विसंगत। विसंगत है ना। अब क्यों विसंगत, जरा ये भी समझ लो। का और खा, यही है ना। जरा बेरेक्ट हमको दो जरा। यहाँ पे देखो, खा का अभियोजन का कौन करता है? का करता है। खा का अभियोजन कौन करता है? का करता है। किस लिए करता है? का करता है अभियोजन, इसलिए कि खा, का की गाय, का की गाय को चुरा लिया। अब यहाँ पे का और खा का दोनों का आपस में संबंध है ना। अब कोई फैसला आने के पहले खा क्या करता है? उसको गा को बेच देता है, गा को बेच देता है, गा को बेच दिया। अब बताइए, का गा से क्या लेना देना? अब का क्या कर रहा है कि इसके ऊपर तो किया ही, का रुक बेटा तुझको बताता हूं, गा के ऊपर भी बात कर दिया, गा के ऊपर भी वाद कर दिया, अभियोजन कर दिया, वाद कर दिया। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि किसके बीच की कौन सी रिलेवेंसी है और कौन सी रिलेवेंसी नहीं। तो का और खा के बीच में तो भाई रिलेशन बन रहे हैं, बन रहे हैं ना, यहां तक तो सुसंगत है मामला। लेकिन का गा के ऊपर अभियोजन करना क्या रिलेवेंट होगा? होगा नहीं। वो क्या जाने किसकी। अब जैसे मान लो आपने चोरी किया,
ठीक है। चोरी करके ले जाके आपने मार्केट में बेच दिया। अब मार्केट में कोई भी आदमी खरीद सकता है, खरीद लिया। अब आपने खरीद, थर्ड पार्टी ने खरीदा। अब उसको क्या पता कि आपका है कि चोरी का है, क्या है कैसे है। अब जिसका माल चोरी हुआ तो वो आपके खिलाफ भी किया, और पता चला कि ये ने खरीदा, इसके खिलाफ भी किया। तो आपकी जो लाइबिलिटी होगी, भाई इनसे आपको आपका माल मिल जाए, खत्म काम। यही यही तक तो मामला है ना। उनसे क्या लेना देना फिर? बोलो, उनसे क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं है ना। तो जो आप जैसे होता है ना कि जो आपको थप्पड़ मारे, आपका मन कहाँ शांत होगा? किसको? उसी को ना, है ना। और किसी तीसरे को मारोगी तो वो तुमको मार दिया उल्टा तो। बात समझ गए ना? बात ये समझना था यहाँ पे। तो ये इसलिए विसंग, इसी इसी तरह जस्ट वो वाला भी है, उसको भी देख लो। है किसी पुराने बैरक है किसी के पास? वो जारकर्म वाला भी, वो भी वैसे ही है। उसमें ये नहीं, बात समझ में आई कि नहीं आई यहाँ पे? यानी कि ये बुआ ने हमारी शादी करवा दी, पत्नी अच्छी नहीं है, तो मुकदमा किसके खिलाफ करेंगे? बुआ के? करना चाहिए ना। नहीं, क्यों होना चाहिए भाई? उन्होंने उन्होंने तो ये जान के अच्छा कराया था ना। कोई चीज खराब निकल जाए तो बुआ क्या चीज? भला सोचा। लड़की सुसभ्य थी, सुशील थी, सुसंस्कृत थी, सुंदर थी, सुशील भी थी, सब कुछ था। लेकिन बाद में कुकू कुकू हो गई, है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पे रिश्ते थे, इसीलिए वहां पे लिख दिया कि इनके उनके बीच संबंध क्या विसंगत होंगे। उसमें क्या मामला था देखो, उसमें भी ये है कि ए बी सी करना, ए बी सी ना, ए बी सी, उसमें भी तीन पात्र होते हैं। ये तीन पात्र के बीच ही गेम होता है उसमें भी। ए पर्सन है, इसकी वाइफ बी है, सी है तो सी कर दे। चलो सी कर लेते हैं। ये वाइफ हो जाती है इसकी, ठीक है। अब ये बंदा एडल्ट्री में रहता है, इसीलिए इसको हटाया गया क्योंकि एडल्ट्री अब इलीगल हो गई है। हाँ, ये बंदा सी के साथ एडल्ट्री में रहता है। तो एडल्ट्री का जो केस होता था उसमें हमेशा जो पीड़ित पक्ष होता था कौन होता था पता है? हस्बैंड होता था, ठीक है। तो पीड़ित कौन होगा? हस्बैंड होगा। केस कौन करेगा? किसको है? हस्बैंड को है, केस करे। इसने केस कर दिया किसके खिलाफ? बी के खिलाफ। मामला चला, इसको सजा हो गई, इसको सजा हो गई, ठीक। कुछ दिन बाद सी जो है बी से शादी करती है। सी जो है वो बी से शादी करती है। ए इसके खिलाफ बाइगेमी का वाद कर देता है। अब सी कहती है कि भैया मैं तो कभी ए की वाइफ थी ही नहीं, तो अब मैं कभी ए की वाइफ थी ही नहीं, तो जब आप ए की वाइफ नहीं थी तो बी एडल्ट्री में कैसे था? अब एडल्ट्री अगर आपकी साबित हो गई है तो इसका मतलब कि वो आप वाइफ थी उसकी, तभी एडल्ट्री हुई है। तो अब वो ये साबित करना चाह रही है अपने बॉयफ्रेंड को, जो भी है, बचाना चाह रही है, ये साबित करके कि मैं तो उसकी कभी वाइफ थी ही नहीं, ताकि उसकी सजा खत्म हो जाए, भाई गेमी का ऑफेंस ना हो उसके ऊपर, सजा ना मिले उसको, बचाना चाह रही है उसको। तो कोर्ट ने कहा नहीं, उस असर पे, उस निर्णय पे कोई असर
नहीं होगा। हो चुका है। इसका मतलब वो साबित हुआ था कि आप वाइफ हो और ये अडल्ट्री में थे। साबित हुआ तभी आपको सजा मिली है। ठीक है। तो अब यहाँ पे बाइगेमी में आप ये चिल्लाओ कि नहीं मैं तो उसकी वाइफ नहीं थी, कुछ नहीं, आप वाइफ थी तभी ऐसा हुआ है। तो आप बाइगेमी के लिए आप भी दोषी हो जाओगे। यानी आप भी जाओगे और आप भी जाओगे, दोनों जाओगे। ठीक। निर्णयों की सुसंगत। ठीक, वो विसंगत करना चाह रही है, तो यहाँ पे इसका इसका जो बाइगेमी अब ये विसंगत हो जाए, अब इससे इसका सुसंगत होना जरूरी नहीं है। यानी वो निर्णय इस मामले में सुसंगत नहीं होगा, विसंगत ही होगा। और सुसंगत अगर मान लिया जाए तो, रिलेवेंट मान लिया जाए तो क्या हो जाएगा? अगर निर्णय को विसंगत मान लिया जाए तो, नहीं अगर मान लिया जाए, थोड़ी देर उल्टा करके देख लो ना, तो बाइगेमी में भी छूट जाएगी वो, बच जाएगी। और अगर इधर मान लेते हैं तो उधर छूट जाएगा वो। चाहे थप्पड़ इस गाल पे मारो, चाहे थप्पड़ इस गाल पे मारो। क्यों? आदमी से कितनी डिस्टर्ब हुई। कोई नहीं डिस्टर्ब नहीं, उससे और प्रॉब्लम दूर हो गई। क्योंकि जो मुकदमे होते थे कभी कभी झूठे भी हो जाते थे। ठीक है। लोगों को फंसाने के लिए भी हो जाते थे। ठीक है। तो है, जो पहले पहले तो समझ में आया कि नहीं आया? अभी लिखा रहे हैं, चलो। बात समझ में आई कि नहीं है? ये पहले यहाँ पे समझो, फिर बाद में भी लिखा रहे हैं। अभी लिखाएंगे, इसका पूरा वो बनवाएंगे। अभी भेजे, अभी टाइप होके आया नहीं है। टाइप होके आ जाएगा फिर लिखो, हाँ। उनका लिख जाए तो देंगे भी, उसकी कॉपी भी देंगे आप लोगों को। उसकी कॉपी भी देंगे अब। देखो खर्चे थोड़ा सा बढ़ेंगे, आप लोगों के भी हमारे भी, दोनों लोगों के। अब ये जितने भी आप लोगों से करवाए मैंने, सबका सॉल्व देना है हमें। ठीक है, को नोट्स बनवा के सब पूरे देने हैं। क्योंकि आप लोग करते नहीं हो। लेकिन फिर एक बर्डन आपके ऊपर होगा, रट के सुनाना होगा। जैसे 10 क्वेश्चन इसमें हमने दिए थे ना, 10 थे, 10 प्रॉब्लम थी। हाँ? 6 थी। नहीं नहीं, वो आप कितना भी करो उससे मतलब नहीं, हमने 10 के 10 प्रॉब्लम का सॉल्व मिलेगा आपको, सॉल्यूशन। और उसको रटना होगा आपको, क्योंकि आप करते नहीं हो, बदमाशी करते हो। वो सब रटना होगा। तो 2 इसमें हो गए हैं, 2 बीएनएस में हो गए हैं। तो सारी प्रॉब्लम करवानी है, सारे प्रॉब्लम देना है, तो वो पूरा हो जाएगा। और फिर जब जो जो लोग टेस्ट सीरीज लिए हैं, तो उनको भी अब की सोचा जा रहा है कि उनको भी एक मॉडल आंसर प्रोवाइड करवा दिया जाए, मेंस का। है ना? तो ये, तो ये पहले समझ लेना किसी चीज को कैसे डील करना है। तो अब पहले इंट्रोडक्शन आपने लिख दिया। अब यहाँ पे सेक्शन 36, 34, 35, 36 तीनों इन्वॉल्व है। तो तीनों का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन लिख दिया आपने। इंट्रोडक्शन लिखना है। 34 बिलोंगिंग टू रेस जुडिकाटा, 35 प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, इंसॉल्वेंसी, और याद है ना चारों, उसमें करना है। ठीक। फिर 35 में, हाँ हाँ, रूल्स। तो रूल कौन सा? सामान्य सिद्धांत 37 का है। 37, हाँ वही रूल, वो सामान्य से। नहीं, सारे सेक्शन का इंट्रोडक्शन देना है आपको। मतलब इंट्रोडक्शन के बाद आपको, कि फिर लास्ट में जाना है कि इन उपरोक्त का जो एक्सेप्शन है वो 37 है, 37 जनरल रूल है। तो जनरल रूल देखो क्या होता है कि कहीं पे कोई चीज हो सकती है, नहीं भी हो सकती, सामान्य नियम है ये। लेकिन अगर बिल्कुल कोई चीज फिक्स हो गई या कोई चीज बिल्कुल डिसाइडेड हो चुकी है, तो उसमें तो जनरल रूल लगेगा नहीं। जैसे किसी चीज को बाहर रख दिया जाए, ठीक है, जैसे ऐसे इसको समझो,
जैसे मान लो आपके घर में पनीर बनी, ठीक है। अब पिताजी या हस्बैंड या कोई किसी और खास आदमी को अपने, आप ये सोचते हो कि ये ऐसा ना हो कि ये खत्म हो जाए, तो आप क्या करते हो, उसमें से उतना निकाल के आप उसको सुरक्षित रख देते हो, फिर उसमें से खाना शुरू करते हो। तो वो जो खाना शुरू करते हो तो जनरल है, भाई खाना है, बना है तो खाया जाएगा, है ना। लेकिन अब वो जो निकाल के बाहर रख दिया गया है, वो क्या हुआ, वो स्पेसिफाइड हो गया। वो स्पेसिफाइड है तो उसको अब छुआ नहीं जाएगा, क्योंकि वो पिताजी के लिए रखा हुआ है, या हस्बैंड के लिए रखा हुआ है, या एनी समथिंग, एनीवे। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वो तो इसी तरह भाई, जो प्रोबेट में हो गया है, जो मैट्रिमोनियल में हो गया है, जो इंसॉल्वेंसी में हो गया है, जो एडमिरल्टी में, जो उसमें तो अब क्या करना, वो तो क्लियर है। रेस जुडिकेटा वो क्लियर है, उसमें तो कुछ नहीं हो सकता है ना। मना कर दिया कि आप दोबारा कर ही नहीं सकते केस, तो उसमें तो हमें नहीं छूना है ना। लेकिन जनरल रूल है कि देखो ये रिलेवेंट है कि नहीं है। लेकिन उसमें भी जो विसंगत बोल रहा है 37 की सब विसंगत होंगे, तो उसमें भी दो अपवाद देता है, कहता नहीं सब नहीं विसंगत होंगे। अगर कोई, हाँ अगर कोई फैक्ट इन इशू अराइज हो रहा है, तो वो सुसंगत हो, हाँ, तो वो सुसंगत हो सकता है। ठीक है। तो वो ये है, तो अभी इसको करा देंगे, पूरा फॉर्मेट दे देंगे, लिखा देंगे, तो अभी लिखा है फिर वहां लिखा है तो टाइम लग जाएगा, तो देख लेना, ठीक है। टाइम कितना हो गया? तो सर नहीं है क्या अभी? हाँ यार अभिषेक, थोड़ा चलते हैं। चलोगे? हम्म, आते भी। हाँ, आ रहे हैं। क्या बोले तो तुमको याद हो गया? देखिए सर अभी आ रहा है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं ज्वाइन करके